नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम घटना चक्र का एनसीईआरटी सार की ये पीडीएफ हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। अभी तक 4 से 5 वीडियोस आ चुके हैं, आप उसको देखिए। 10 से 12 मिनट के वीडियोस डेली अपलोड होता है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी पॉज करिए और पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। आपके सब्सक्राइब और व्यूज काउंट से ही हमारा क्या कहते हैं एक सहयोग होता है। इसके थ्रू हम मोटिवेट होते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सवाल, कुछ भी हो, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए या कुछ भी करना चाह रहे हो आप, तो कमेंट में जरूर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे ये बहुत ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि एकदम नया चैनल, अभी इसका 1000 भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो आपका हमको सहयोग चाहिए। चलिए इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ाई की है। आज हम पूरा इसको वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। भले 20 मिनट लग जाए, जैसा भी हो। जो भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। उसको आज हम पूरा खत्म करेंगे, तब ही इस लेक्चर को आज बंद करेंगे। ओके, तो इतिहास का अध्ययन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इतिहास का अध्ययन किन विषयों को जानने में सहायता करता है? लोगों की संस्कृति को जानने में, धर्म संबंधित समझ विकसित करने में, सामाजिक व्यवस्था को जानने तथा समझने में, या उपयुक्त सभी? तो जैसा हमने पढ़ा है, ये सभी में होता है, सभी के लिए हमको पढ़ना चाहिए। इतिहास का अध्ययन न सिर्फ लोगों की संस्कृति को जानने में, बल्कि धर्म में संबंधित समझ विकसित करने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में भी मदद करता है। उपयुक्त सभी विकल्प सकते हैं। अतीत का अध्ययन हमें क्या क्या सिखाता है? अतीत से वर्तमान और भविष्य तक का सफर, उन गलतियों के दोहराव से बचना जिनसे समूल मानव जाति संकट में पड़ती है, समरसता, शांति, समृद्धि को बढ़ाना, आज की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझना। तो ऑप्शन दे रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा एंड चौथा, तीसरा एंड चौथा, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें सभी सही है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं पुराने लेक्चर्स में। अतीत गलतियों के दोहराव से बचाता तथा परिस्थितियों को बेहतर बनाता है। यह समरसता, शांति, समृद्धि को भी बढ़ाने में मदद करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का सबक है। उपर्युक्त सभी विकल्प अतीत के अध्ययन के संबंध में प्रासंगिक हैं। कालांतर में भारत आने वाली प्रजातियों के समुच्चय का चयन करें। प्राक आर्य, यूनानी, अमेरिकन, शक, तुर्क, हून, शक, प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, तुर्क, यूनानी, रोमन, अफ्रीकन, आर्य, चीनी, रोमन, अफ्रीकन, अमेरिकन। तो आपको पता है अमेरिकन, यहाँ जैसे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ अमेरिकन दे रखा है, यहाँ अफ्रीकन दे रखा है, अफ्रीकन दे रखा है। ऐसे गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन बी होगा। कालांतर में भारत में अनेक विदेशी प्रजातियां आई, जिनमें बहुत सी प्रजातियां ने भारत को अपना घर बनाया, जो कि क्रमवार निम्नलिखित है। प्राक आर्य, हिंदी आर्य, यूनानी, तुर्क, हूण और शक, ठीक है। भारतवर्ष नामक किस प्राचीन वंश के नाम पर पड़ा है? भारत नाम किसके नाम पर पड़ा है? भरत वंश के नाम पर पड़ा है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। भारतवर्ष का नाम भारत नामक प्राचीन वंश के नाम पर पड़ा है, इसके निवासियों को भारत संतति कहा गया। इंडिया नाम किस भाषा के सबसे नजदीक है? यूनानी। हिंदू शब्द संस्कृति के सिंध शब्द से निकला है। काल क्रमेण यह देश इंडिया नाम से मशहूर हुआ। इंडिया नाम यूनानी पर्याय के नजदीक है। यह फारसी, अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। ईसा पूर्व 3री सदी में लगभग देश भर की लिंगुआ फ्रैंका संपर्क भाषा बनकर कौन सी भाषा सामने आई है? वह है प्राकृत। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत भाषा ने देश भर में लिंगुआ फ्रैंका इस संपर्क भाषा का कार्य किया। ईसा पूर्व 3री सदी के बाद यह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका प्रभाव गुप्त काल तक रहा है। दी वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किस इतिहासकार ने लिखा है? तो जैसे हमने पढ़ा है ए एल बॉसम ने पढ़ा। हमने, आप पुराने लेक्चर्स देखिए, उसमें जरूर हमने इसको अच्छे से पढ़ा। इस घटना सार की जो सीरीज है एनसीईआरटी की, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री की, बहुत ही बेहतरीन है। आप प्लीज जाइए उसको देखिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको तो पढ़ लेते हैं। दी वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक ब्रिटिश इतिहासकार ए एल बॉसम है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज का गहन अध्ययन करते हुए कहा कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भागों में मनुष्य के बीच और तथा मनुष्य और राज्य के बीच के संबंध इतने अच्छे और मानवोचित नहीं रहे जितने भारत में थे।
8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से पुराणों के अनुसार इतिहास के विषयों के सही क्रम में मिलाएं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वो मिलान करने वाला दे रखा है, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित। तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं पहले। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सर्ग आता है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रतिसर्ग आता है जिसमें सृष्टि के प्रत्यावर्तन और प्रति विकास की बात किया जाता है। तो पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा मनवंतर होता है, समय की आवृत्ति की बात कर रहा है, और वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियां, और 5वां वंशानुचरित, चुने हुए पात्रों की जीवनियां हैं। तो आपसे पूछता पुराणों के कौन से 5 अंग होते हैं, तो उसके क्या कह सकते हैं आप? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। ओके। प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? यूनानियों ने किया था। आपको पता है बहुत से मेगास्थनीज, प्लूटार्क बहुत लोगों ने लिखा है। जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों का है, जिसमें उल्लेखनीय के हेरोडोटस, नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी हैं। किस यूनानी इतिहासकार ने भारतीय इतिहास का गहन रूप से अध्ययन किया है? वो है मेगास्थनीज। ठीक है। इतिहास लेखन की दृष्टि से मेगास्थनीज को छोड़कर सभी यूनानी इतिहासकारों ने सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से भारत को स्पर्श किया है। उनका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तर पश्चिम भागों और प्रधानता उन क्षेत्रों से रहा है जो फारस, पारसियों और यूनानी के क्षत्रपों के राज्यों के भाग थे, अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ। लेकिन जो मेगास्थनीज थे उन्होंने मौर्य एम्पायर के बारे में भी लिखा, 7 प्रकार की जात के बारे में बात किया भारत में। ठीक है। उन्होंने बताया भारत में स्लेवरी नहीं थी। ठीक है। उनकी पुस्तक इंडिका, और इंडिका का सोर्स कोई नहीं है इस समय, इंडिका को देखकर किसी और ने लिखा, फिर जो उन्होंने लिखा उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके। मेगास्थनीज की पुस्तक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जो कि अभी हमने बात की, पहला मतलब कथन सत्य है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया। जी हाँ, सी, पहले दूसरा दोनों सही, जैसे मैंने अभी बताया ना, 7 जातियों की बात की, मतलब 7 वर्गों की विभाजित किया था उन्होंने। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। हालांकि इंडिका पुस्तक आज मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इस पुस्तक की बातों का पता डायोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन के लेखों में शामिल उनके उदाहरणों से चलता है। शायद मेगास्थनीज को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत अच्छी समझ नहीं थी, क्योंकि मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय समाज 7 वर्गों पर आधारित था। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 कहता है कि वॉल्टेयर ने लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों का मिथक विज्ञान और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांत से उधार ली गई है। हॉलवेल ने लिखा है कि शतरंज, बैकगैमन, पासे का खेल जो है, रेखा गणित हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। तो क्या ये दोनों सही है? दोनों कथन क्या एकदम सही है? ठीक है। दोनों ही गलत है, ना तो 1 ना ही दूसरा। वॉल्टेयर ने भारतीयों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने अंक को बैकगैमन यानी पासे का जो खेल होता है और शतरंज के खेलों, रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांतों और अपनी कथा कहानियों जो हमारी अपनी बन चुकी है, इसलिए भारतीयों के ऋणी है। संक्षेप में यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज गंगा के तट से आई है, जिसमें खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा तत्व मीमांसा शामिल है। उपर्युक्त कारणों में से वॉल्टेयर ने भारत को विश्व सभ्यता का पालन कहा है। अंततः कथन दूसरा गलत है। हालवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों ने ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है। हालवेल ने यह भी माना है कि मिस्रवासियों, यूनानी और रोमन की मिथक विद्या, पौराणिक कथाएं और शिष्ट मीमांसा के ब्राह्मणों के सिद्धांत से उधार ली गई है। अतः कथन 1 गलत है। मतलब आपको लग रहा है ये तो लिखा हुआ ऊपर, लेकिन जो हॉलवेल ने कहा उसको उन्होंने वॉल्टेयर के बारे में बता दिया। जो वॉल्टेयर ने लिखा उसने क्वेश्चन में किसके आगे लिख दिया? हॉलवेल के आगे लिख दिया।
इसलिए दोनों ऑप्शन इसीलिए गलत है। बाकी जो लाइन लिखी हुई है एकदम सही लिखी हुई है। जॉन हालवेल, नेथनियल हॉलहेड और अलेक्जेंडर डी सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, परंतु इन्होंने प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता सिद्ध की। इस प्रकार कथन 1, 1 और 2 दोनों गलत हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 क्या कहता है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। अल्बरूनी संस्कृत भाषा नहीं जानता था, जो कि गलत है। वो अल्बरूनी संस्कृत भी पढ़ा था। तो ऑप्शन देखिए, कथन ए सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में तत्कालीन साम्राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। मेगास्थनीज को किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज के विपरीत अल्बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। 1776 में प्रकाशित कानूनी पुस्तक अ कोड ऑफ जेंटल लॉज पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो अपने मनुस्मृति के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन डी सही है। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं में उत्तराधिकारी की न्याय व्याख्या स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 ईस्वी में सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटल लॉज नाम से कराया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस सन में की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में। 1802 में किया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और 1823 में किया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई। 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज द्वारा किया गया? तो विल्किंस ने कब किया था? याद कर लीजिएगा, 1785। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और 1785 में विल्किंस जो है गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। सर चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता के पहले अनुवादक थे। 1784 में विल्किंस ने विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने में मदद की। राल्फ ग्रिफिथ वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अलग से। राल्फ ग्रिफिथ, ठीक है, राल्फ ग्रिफिथ वेदों का इंग्लिश में अनुवाद किए। विलियम्स ने भगवत गीता का और क्या कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की। एशियाटिक सोसाइटी अब मिलाने के लिए आ गया, सही मिलान करें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? चलिए इस लिख देते हैं, क्या मिलान करेंगे इसमें बता देते हैं। 1784 में सही है। लंदन एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? ये 1823 में हुआ था। मैंने अभी आप इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। आप क्या कहते हैं 1-2 मिनट पहले देखिए, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, 1823 में, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए मिलान थोड़ा दिक्कत है, बुक नहीं है ये। अब लिखा हुआ है कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो 1823 लिखा है, जो कि होना चाहिए 1804, ठीक है, 1804 होना चाहिए। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की स्थापना 1804 लंदन में। हाँ ठीक है, वही है जो हमने कहा है। थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की स्थापना 1804 में, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1823 में और कलकत्ता की सोसाइटी का गठन 1784 में हुआ। उपर्युक्त सभी संस्थानों की स्थापना भारत में प्राचीन ग्रंथों व विज्ञान दर्शन पर शोध के दृष्टिकोण से की गई। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किस नाम से किया गया? द सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज किसके द्वारा लिखा गया? तो मैक्स मूलर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? मैक्स मूलर द्वारा। यह अनुवाद 1785 सॉरी एक हाँ
यह अनुवाद 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने महसूस किया कि जिन विदेशी लोगों ने उन लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों, सामाजिक व्यवस्थाओं को उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। अतः अंग्रेजी धर्म प्रचारकों ने भी भारतीय धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा ताकि वे धर्म की परिवर्तन करा सकें और भारत में ब्रिटिश राज साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स मुलर के संपादक में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों को समाहित किया गया। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित पुस्तक में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया गया। यह किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया है? तो उनका नाम है वी स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। वी स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी, इंपीरियलिस्टिक थे ये। वे इंडियन सिविल सर्विसेज के निष्ठावान सदस्य थे, जिसकी तैयारी करते हैं आईएएस की, उस समय इसको इंडियन सिविल आईसीएस कहा जाता था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना ही किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर की स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई। उसने प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में लिखा, जिसमें राजनीतिक इतिहास की प्रधानता है। स्मिथ की पुस्तक में 1/3 भाग भारत में केवल सिकंदर का आक्रमण ही वर्णित लिखा है। इंडो एरियंस नामक पुस्तक किस भारतीय इतिहासकार ने लिखा है? राजेंद्र लाल मित्र, आर.एल. मित्रा ने लिखा है। आर.एल. मित्रा 1822 से 1891 तक की इनकी जीवनी थी कि पुस्तक इंडो एरियंस प्राचीन समाज की तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखते हुए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। तो आर.एल. मित्रा ने लिखा है इंडो एरियंस, ठीक है। आरजी भंडारकर के विषय में निम्न कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें। इन्होंने सातवाहनों के दक्कन इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह जाति प्रथा का खंडन किया। तो जिसने भी हमारा पुराना वीडियो देखा है इसका आंसर दे देगा। पुराने लेक्चर सीरीज देख लीजिए एक बार फिर से, तो सभी सही हैं, उपर्युक्त विकल्प सभी सही हैं। आरजी भंडारकर महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे, जिन्होंने सातवाहनों के दक्कन इतिहास का पुनर्निर्माण किया, साथ ही विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का जाति प्रथा का खंडन किया। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का संबंध किन परिक्षेत्रों से है? उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नियम कानून। पीवी काणे संस्कृत के महान विद्वान थे। इन्होंने 5000 खंडों एवं 6000 से अधिक पृष्ठों वाली महान कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का वर्णन किया गया है। इस विश्वकोश के माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म प्रचार को साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ किया। मार्क्सवादी के अनुसार इतिहास के 5 चरण दिए गए हैं: आदिम साम्यवाद, दासता सामंतवाद, और चौथा है पूंजीवाद, और 5वां साम्यवाद। जिन्हें किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? कार्ल मार्क्स, एफ एंजेल्स और कार्ल मार्क्स, एफ एंजेल्स, मैथ्यू। मतलब कुल कहने का मतलब ये जो विचार है मार्क्सिस्ट का, कार्ल मार्क्स और एफ एंजेल्स ने दोनों ने मिलकर किया है। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौमिक नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों से गुजरते हैं: आदिम साम्यवाद, दासता सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजेल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार किस काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई है? कुषाण वंश को दी गई है। एंजेल्स का विचार भी मार्क्स की तरह है। इनके अनुसार भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है, और इसलिए इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्त वंश के समय से 12वीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय
तक के काल को सामंत का युग अर्थात अंधयुग कहा है गया है, जिसमें हर चीज का पतन हो गया था। मार्क्सवादियों ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुषाण काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन द्वारा भारत का गोल्डन एज कब है, तो वो कुषाण डायनेस्टी के समय। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर का नाम है एक एक बता दे रहा हूं, कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। हिंदू पॉलिटी पुस्तक जिसे क्लासिक रचना की संज्ञा दी गई है, किस इतिहास का द्वारा लिखा गया है, तो ये आप देख रहे हैं हिंदू पॉलिटी नाम की पुस्तक किसने लिखा है, केपी जायसवाल। हमने पहले पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है, फिर से कह रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए। हिंदू पॉलिटी की रचना वर्ष 1924 में केपी जायसवाल द्वारा की गई। इस पुस्तक में इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया गया कि भारतीयों में कोई राजनीतिक विचार नहीं थे। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत के कालक्रम का अध्ययन करता है। इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत के कालक्रम का अध्ययन करता है तथा उसके संबंध में आने वाली पीढ़ी को अवगत कराता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहासों के स्रोत यानी द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग हिस्ट्री को जो भी एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने सिर्फ एक भूमिका, एक क्या कहते हैं, कैसे हम क्या मतलब हिस्ट्री कैसे लिखी गई, हिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो थे एक तरीके से। अब असली वीडियो यहाँ से स्टार्ट होंगे, जहाँ पे आपके पीसीएस, आईएएस और यूपीएससी के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे धड़ाधड़ मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पुराने लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए और इसको भी देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आवेश पांडे आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।